हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं कक्षा 10 में जो आपको साइंस पढ़ा रहा था, साइंस में जय प्रक्रम चला रहा था पाठ, उस जय प्रक्रम में मैंने श्वसन और श्वसन की प्रक्रिया को बता दिया था, उसको आप विजिट कर लेना। मैं आज लेकर आया हूँ श्वसन तंत्र, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव में श्वसन तंत्र क्या होता है, उसका पूरा चित्र कैसे बनेगा, उस चित्र के माध्यम से सभी अंगों को समझना होगा। तो आप प्यारे बच्चों बड़ी ही ध्यान से धैर्यपूर्वक पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम बेसिक तरीके से आपको बताते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले चित्र को समझना जरूरी होता है। ये चलते हैं हम चित्र को समझते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मानव का चित्र है। मानव में आप देखेंगे सबसे ऊपर की ओर उभरी हुई ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये आपको नाक यानी नासा छिद्र यानी नोज होती है। इसी को हम कहते हैं नोज। इसी का नाम क्या है? नोज यानी नासिका। तो ये जो नोज होता है नोज जो होती है, इस नोज से देखा जाए आपका श्वसन तंत्र प्रारंभ हो जाता है। अब श्वसन तंत्र यहाँ से प्रारंभ हो गया तो यहाँ से एक नली लगी हुई है और इसका रास्ता जो है थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप का होता है, घुमावदार। तो ये आपका होता है नासा पथ या नासा मार्ग। ये आपका हो जाएगा नासा मार्ग। तो यानी ये नासा हो गया और नासा में दो छिद्र होते हैं, नासा में दो छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम नासा छिद्र कहते हैं। और ये नासा छिद्र से कहाँ जाएंगे? नासा मार्ग। यानी पहला हो गया आपका नासा नासिका और नासिका से कहाँ पहुँचे? ये नासा मार्ग, पूरा पथ हो गया, रास्ता हो गया। और नासा मार्ग के बाद यहाँ पर एक कंठ होता है, ये आपको दिख रहा है कंठ होता है, कंठ हो गया और यहीं पर आपकी जुड़ी होती है ग्रसनी। ग्रसनी में ही कंठ जुड़ा होता है। और फिर जब आगे जाएंगे तो एक घुमावदार छल्लेनुमा मतलब उपास्थि की बनी एक संरचना होती है। उपास्थि कार्टिलेज की बनी हुई संरचना होती है। ये सी आकार की संरचना होती है, मतलब इसमें जो पाइप में जो उपास्थियाँ लगी होती हैं वो सी आकार की लगी होती हैं, इस टाइप की लगी होती है, मतलब सी आकार की संरचना में होती हैं। तो ये सी आकार की एक संरचना की बनी हुई उपास्थि की बनी एक श्वास नली होती है। ये आपकी श्वास नली हो गई और ये श्वास नली आगे लंबी नली टाइप की हो जाएगी। और श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। तो श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। देखो यहाँ से आपको दिखाएंगे दो भागों में बढ़ गई है ये श्वास नली। और ये इन्हीं जो ये संरचनाएं हैं दो, इसी को हम कहते हैं श्वसनी। ये श्वसनी हो जाती है और यही श्वसनियाँ जो हैं कई भागों में शाखाओं के रूप में कई सारी जगह बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं श्वसनिकाएँ। श्वसनिकाएँ यानी ये आपकी हो जाती है श्वसनिकाएँ। तो यानी कई सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, इसी को हम श्वसनिकाएँ कहते हैं। और इन्हीं श्वसनिकाओं के द्वारा ये जो आपको हरे रंग के गुच्छे के रूप में दिख रहे हैं, ये जुड़े होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कूपिकाएँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ से समझना होगा, ये आपके देखो नली है, दो भागों में बढ़ गई और जो मुख्य अंग आपके होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फेफड़े यानी फुफ्फुस यानी लंग, तो ये जो लंग होते हैं ये उपस्थित होते हैं, ये दो हमारे शरीर में। तो इस प्रकार पूरा चित्र के माध्यम से आपने समझ लिया कि कौन कौन से श्वसन तंत्र में भाग होते हैं, किसका क्या कार्य होता है। वो आगे हम इसकी संरचना का वर्णन करेंगे। सबसे पहले चित्र में आपको समझना होगा कि कौन सा भाग, कौन सा पार्ट जो श्वसन तंत्र में होता कहाँ पर स्थित होता है। हम फिर से बताते हैं, ये आपका नासिका है, ये नासा मार्ग है, ये आपका कंठ होता है, यहाँ पर ग्रसनी होती है और ये आपकी श्वास नली दो भागों में बढ़ गई है, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनिकाएँ कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएँ कहते हैं। और इसी प्रकार दो हमारे शरीर में वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फेफड़े। और इस जो बाएं भाग का फेफड़ा होता है वो थोड़ा एक जगह कर्व बना लेता है, एक घुमाव बना लेता है, खांच बना लेता है, वहीं पर उपस्थित होता है हृदय। तो हृदय तंत्र आप आगे पढ़ेंगे, हृदय का ये तंत्र का ये भाग नहीं, श्वसन तंत्र का हृदय भाग नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थित होता है, इसलिए हमने इसे इंगित कर दिया। तो ये प्यारे बच्चों आपने श्वसन तंत्र को पूरा समझ लिया। अब हम एक एक हेडिंग को बड़ी ही बेसिक तरीके से आपको बताएंगे, ताकि आप नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी हम बना देंगे कि किस तरह प्रश्न को लिखना है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें हर पॉइंट को समझ लेंगे, ताकि आप बारीकी से भी हर प्रश्न का देने में सक्षम हो सकें। तो हम आज पढ़ाएंगे मानव में श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन
ह्यूमन, यानी मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है, श्वसन की प्रक्रिया पूरी हमने समझा दी, उसको हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन के कुछ विशिष्ट अंग होते हैं। भाई इसमें देखा बहुत सारे अंग हैं, कुछ विशिष्ट जो स्पेशल इसी श्वसन में भाग लेंगे। तो जो इसी श्वसन में भाग लेते हैं, जो श्वसन में भाग लेते हैं जो भी अंग, उन श्वसन अंगों मिलकर जो एक संरचना बनाते हैं उसी को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। वही हमने लिखा है क्या, मानव में श्वसन के कुछ विशिष्ट अंग होते हैं, ये श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी श्वसन तंत्र का निर्माण करने के लिए क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, उसी से बन जाता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आगे चलेंगे, मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। मानव के जो प्रमुख श्वसन अंग होते हैं वो कौन होते हैं, मानव के प्रमुख श्वसन अंग कौन होते हैं, फेफड़े यानी लंग। ये आपकी जो रेड जैसी संरचना दिख रही, इसी को हम फेफड़े कहते हैं। और यही फेफड़े जो है मुख्य श्वसन अंग है, बल्कि जो ये सारे अंग भाग ले रहे हैं इनको हम कहेंगे सहायक श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग कौन होते हैं, फेफड़े। तो अगर पूछा जाए मेन ऑर्गन्स कौन सा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन में अपनी अहम भूमिका अदा करता है, तो उसे हम कहेंगे फेफड़े। मुख्य अंग कौन है, फेफड़े। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे ये फेफड़े कैसे होते हैं। तो ये जो फेफड़े होते हैं ये वक्ष गुहा में पसलियों के बने अस्थिपंजर, यानी यहाँ पर हमने पसलियों के इंगित नहीं किया, लेकिन यहाँ रीढ़ रज्जु होती, यहाँ पर बहुत सारी पीछे से आकर ये पसलियाँ 12 इधर 12 इधर, यानी टोटल आपकी 24 पसलियाँ जो होती हैं उसी के अंदर ये फेफड़े बंद रहते हैं। यानी वक्ष गुहा, ये वक्ष वाला भाग हो गया, और वक्ष गुहा में जो पसलियाँ होती, पसलियों का जो अस्पंजर बना होता है कंकाल, उसी में जो है ये अंदर बंद रहते हैं। वही हमने लिखा अस्पंजर में स्थित होते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में निम्नलिखित प्रमुख अंग संबद्ध होते हैं। तो ये कितने अंग अटैच रहते हैं हमारे श्वसन तंत्र से, उन सभी अंगों की जानकारी आप स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे कि क्या होता। तो पहला अंग आपके सामने कौन सा है, नासा यानी नासिका एवं नासा मार्ग। नासा यानी नासिका, यानी जिसे हम कहते हैं नोज या नोजल पासेस, मतलब ये जो होता है नोजल पासेस होता है, नोजल पासेस और नोज। अब ये जो आपका दिख रहा है ये आपकी हो गई नोज, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये हो गया नासा पथ यानी मार्ग हो गया। तो आप देख रहे हैं ये देखो हो गया नासा मार्ग, और ये हो गई आपकी नोज, यानी ये दो भाग, ये नोज और नासा मार्ग, इनको आपको एक साथ समझना है। ये चलते देखें कैसे। तो श्वसन अंगों का प्रथम भाग नासा यानी नासिका, चेहरे के ऊपर, चेहरे की ऊपरी सतह पर क्या होता है, उभरी हुई एक संरचना होती है। तो आप देख रहे हैं हमारा ही चेहरा देखिए, ये ऊपर की ओर चेहरा है, चेहरे पर जो उभरा हुआ भाग है यही आपकी क्या है, नोज होती है, नाक होती है। और इसी नाक में देखेंगे एक बीच में होता है पट, एक दरवाजा टाइप का एक पट लगा होता है, और ये पट जो होता है पूरी नासा को 2 छिद्रों में बांट देता है। बस आपको सारी चीज़ें दिख रही, अब बस उसी को महसूस करते रहिए और आप लिखते चले जाइए। तो देखेंगे क्या होगा, लिखा उभरी हुई संरचना होती है, यह एक नासा पट के द्वारा, नासा पट अभी हमने बताया, नासा पट के द्वारा 2 छिद्रों में बटी होती है, और यह नासा छिद्र बाहर की ओर खुलते हैं। तो ये देखो नोज हो गई, नोज यानी नासा, और नासा क्या होते हैं, नासा पट द्वारा, नासा पट है, पट के द्वारा 2 छिद्रों में बढ़ जाती है, और ये जो छिद्र हैं कहाँ खुलते हैं, बाहर। तो देखो ये नासा क्या है, छिद्र क्या है, बाहर की ओर खुलते हैं, बाहर की ओर खुलते हैं। और इस नासा छिद्र के ओर, तो ये जो नासा छिद्र हैं अंदर की ओर एक नासा मार्ग है। तो ये नासा छिद्र देखो अंदर, बाहर तो खुलेंगे बाहर की ओर, और ये अंदर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नासा मार्ग का निर्माण करेंगे, या नासा मार्ग से खुल जाएंगे, बनाते हैं, जिसमें अंदर की ओर श्लेष्म कला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्लेष्म कला, या हम कहते हैं श्लेष्मिका झिल्ली। तो एक झिल्ली होती है, श्लेष्मिका कला होती है, मतलब जो ये नाक है या फिर ये झिल्ली है, तो इसके अंदर की ओर एक झिल्ली होती है, अंदर की ओर एक झिल्ली होती है, अंदर ये सतह पर ऐसे देखो होती है झिल्ली, ये झिल्ली होती है। और ये जो नासा झिल्ली होती है इसे हम लिख देते हैं श्लेष्म झिल्ली। तो अंदर की जो आपको दिख रही है श्लेष्म झिल्ली होती है, और या इसे हम श्लेष्म कला कहते हैं। और इसी श्लेष्म झिल्ली के द्वारा एक पदार्थ निकलता है चिपचिपा लसलसा,
और चिपचिपा होता है, लसलसा होता है, और इसी को हम कहते हैं श्लेष्मिका, जिसे आप लोग अक्सर क्या कहते हैं, नाक, जिसे क्या कहते हैं, नाक। लेकिन वो नाक नहीं होती, वो क्या होती है, श्लेष्मिका होती है, जो चिपचिपी होती है और लसलसी होती है। उसका काम क्या है, वो निकलती है जब इससे, तो पूरा रास्ता जो है बहुत बढ़िया चिकना और लसदार और नम बना रहता, ताकि हवा ये नहीं कि आपकी त्वचा को सिकोड़ दे या सुखा दे, नम बना रहे, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो देखो लिखा है श्लेष्मकला होती है तथा इन्हीं नासा छिद्रों में रोम होते हैं। और हमने बताया है, यहीं पर बताया है कि नासा के अंदर देखेंगे रोम होते छोटे छोटे। अब ये रोम क्यों करते हैं, रोम का काम ये होता है कि रोम जो है, मान लिया वायु के साथ जो धूल के कण या कीट मतलब पतंगे जा रहे हैं, मतलब कुछ कण जा रहे हैं या छोटे बड़े कण किसी भी प्रकार के जा रहे हैं, तो वो अगर जब जाते हैं तो वो इसी बालों में या रोम में फंस जाते हैं, और हवा कैसी पहुंचती है अंदर, शुद्ध वायु। तो इनका भी कार्य होता है, यानी नासा छिद्र में जो रोम होते हैं, यानी बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, उनका भी हमारे शरीर में इम्पोर्टेंस है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये वायु को शुद्ध करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। फिर हमने बताया है इन्हीं नासा में रोम होते हैं जो वायु के साथ आए धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि नासा मार्ग का पथ टेढ़ा माढ़ा घुमावदार होता है, यानी नासा मार्ग जो है वो कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है और कैसा, घुमावदार। हमने देखो ये बताया है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, घुमावदार है। अब ये घुमावदार है, साथ में हमने बताया इसी में क्या उपस्थित है, श्लेष्मिका झिल्ली उपस्थित है। तो आप देखेंगे यहाँ पर श्लेष्म झिल्ली उपस्थित है, जिससे क्या निकलेगी, श्लेष्मिका का श्रावण होगा, श्लेष्मिका निकलेगी और श्लेष्मिका का श्रावण करती है, जो एक चिकना और चिपचिपा तरल होता है, चिकना है और कैसा है, चिपचिपा तरल होता है, जो नासापथ के मार्ग को नम बनाए रखती है। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया कि किस तरह आपने देखा कि नासा मार्ग या नासिका का हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस है। तो हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि नासा यानी नोज, नासा मार्ग यानी नोजल पास, आप देखेंगे श्वसन अंगों के प्रथम भाग के रूप में नासा है। और नासा क्या करती है, चेहरे के ऊपर उभरी हुई एक संरचना होती है, जो नासापट के द्वारा दो भागों में बटी होती है, और इसी नासा के अंदर, नासिका के अंदर रोम उपस्थित होते हैं छोटे छोटे। इन रोम का रोल होता है कि जो वायु के साथ धूल के कण जा रहे हैं उनको वहाँ पर वो रोक लेते हैं, फंसा लेते हैं, शुद्ध वायु अंदर जाती है। और ये नासा छिद्र हैं, ये बाहर की ओर खुलते हैं और अंदर की ओर जाएंगे तो नासा मार्ग मिल जाएगा। और नासा मार्ग जो है घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, और इसी नासा मार्ग में क्या होती है, एक श्लेष्मिका झिल्ली अंदर की उपस्थित होती है। इसी झिल्ली के द्वारा श्लेष्मिका का श्रावण होता है, और यही श्लेष्मिका जो है पूरे नासा मार्ग को लसलसा और नम बनाए रखने में मदद करती है। तो इतना आपका होगा नासा मार्ग। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने नासा और नासा मार्ग को समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे अंग की ओर। आप देखेंगे दूसरा अंग आपका है ग्रसनी। आपको दिख रहा होगा ग्रसनी, ग्रसनी को हम कहते हैं फेरिंग्स। तो प्यारे बच्चों, नासा मार्ग जो का अंतिम जो छोर होता है, नासा मार्ग का जो अंतिम छोर हो कहाँ खुलेगा, ग्रसनी यानी फेरिंग्स में खुलता है। तो नासा मार्ग, पहले नासा यानी नासिका थी, नासिका नासा मार्ग में खुली, नासा मार्ग कहाँ आ जाएगी, ग्रसनी में। ये देखो नोज हो गई नासा, नासा से नासा मार्ग हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रसनी से खुलती है, ये ग्रसनी रूपी संरचना है ग्रसनी। तो यानी नासा मार्ग कहाँ खुलेगा, ग्रसनी में। तो इस प्रकार देखें ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी का अग्रभाग, जो ग्रसनी का आगे वाला भाग होता है, उसे हम नासा ग्रसनी कहते हैं, क्योंकि ये नाक यानी नासा मार्ग से जुड़ी होती है। और तथा जो निचला भाग होता है वो जुड़ा होता है आहार नाल यानी भोजन नली से, ग्रास नली से। तो देखो ये मुंह है आपका, और यहाँ पर देखो ये जो नली इसी ग्रसनी से जुड़ी है, इसी को हम कहेंगे ग्रास नली, यानी ये नीचे की ओर जुड़ती है। तो हमेशा ये जो आपका होता है वायु मार्ग, ये हमेशा खुला रहता है। लेकिन जब आप भोजन ग्रहण करते हैं उस समय जब निगलते हैं, उस निगलने के समय यह द्वार खुलता है नीचे वाला, नहीं तो हमेशा कौन खुला रहता है, श्वसन वाला मार्ग खुला रहता है। तो ये नासा ग्रसनी तथा निचला वाला भाग क्या कहलाएगा, मुख ग्रसनी, क्योंकि ये मुख से आकर जुड़ती है। और जो इसका सबसे पिछला भाग होता है उसे हम कंठ ग्रसनी कहते हैं, यानी पीछे की ओर। ये देखो हमने कंठ लिखा, यानी इसके पिछला जो भाग होता है उसे हम कंठ कहते हैं, यानी कंठ ग्रसनी कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, क्योंकि इसी कंठ के द्वारा
जो वायु जाती है, जिसके कारण हम विभिन्न शब्दों को बोलने में सक्षम हो पाते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए कंठ आपको बोलने में, जो आप बोलते हैं उसमें भी मदद करता है। और इसमें श्वास नली तथा ग्रास नली दोनों खुलते हैं। तो हमने पहले बता दिया, देखो यहाँ पर आप देखेंगे श्वास नली और ग्रास नली, ये दोनों संरचनाएं इसी जगह से जुड़ी या खुली रहती हैं, मिली रहती हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने समझ लिया कि किस तरह इसकी ग्रसनी की संरचना होती है। सबसे पहले नासा, नासा के बाद नासा मार्ग, फिर हमने बताया ग्रसनी, ग्रसनी। अब ग्रसनी के आगे क्या जुड़ी है, ये आपको नीले रंग की जो आपको दिख रही है सी आकार की, इसमें हमने छल्ले बना रखे हैं, तो इसी को हम कहते हैं श्वास नली। तो अगली संरचना आपकी हो जाएगी श्वास नली, या इसी को हम कहते हैं विंड पाइप, यानी वायु नली, यानी वायु की एक नली है, तो वायुनाल या श्वसन नली या विंड पाइप। तो श्वास नली, श्वास नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी यहाँ से लेकर कितनी लंबी है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, तथा 1.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो व्यास होता है, मतलब इसकी जो अंदर पाइप के अंदर जो अंदर गहराई जो है, उसका व्यास जो है, उसकी जो गोलाई है वो कितनी होती है, 1.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार नली होती है। तो आप देख रहे हैं बेलनाकार नली होती है, और जो कंठ से लेकर पूरी ग्रीवा तक फैली रहती है। यानी आप देखेंगे जो आपका ये जो कंठ है, और यहाँ कंठ से लेकर ये जो ग्रीवा आपकी होती है, मतलब गर्दन, इस पूरी गर्दन तक ये फैली रहती है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर कहाँ से, कंठ से लेकर पूरी ग्रीवा, या ग्रीवा मतलब गर्दन, नेक तक, पूरी नेक में ये फैली रहती है। तो आप देखेंगे पूरी ग्रीवा में फैली रहती है। ग्रीवा के आगे बढ़कर, और जब आगे बढ़ेगी, गर्दन के आगे बढ़ेगी, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। आगे बढ़कर ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। यानी जब 2 भागों में बटी है, तो 2 संरचनाएं कौन है, तो देखो ये आगे चलकर क्या हुई है, ये देखो आपको हमने बताया है, ये 2 भागों में देखो बट गई है, और इसी को हम कहते हैं श्वसनी। यहाँ पर हम अलग रंग से कर देते हैं, देखो ये देखो, ये जो आपकी संरचना है ये कौन सी हो जाएगी, श्वसनी हो जाएगी। ये दोनों जो संरचनाएं 2 भागों में बट गई, इन्हीं का हमने नाम क्या दिया, श्वसनी। तो ये पूरी श्वास नली है, और आगे चलकर ये 2 भागों में बट गई, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। तो आप देखिए ये आपकी कहलाती ट्रेकिया, ये ट्रेकिट्स कहलाती हैं। आगे चलेंगे तो श्वसनी कहते हैं, और यही श्वसनी फेफड़ों में कई और शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। अब यही जो श्वसनी है, तो आपको हमने ये बताया, ये रेड कलर के क्या है, फेफड़े हैं। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को हम फुफ्फुस या लंग कहते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ये फेफड़ों में अंदर प्रवेश कर गई हैं, और अंदर प्रवेश कर ये कई शाखाओं में, देखो आपको लग रहा होगा, कई शाखाओं में बट गई हैं। और ये जो कई शाखाएं बट गई हैं, इन्हीं को हम कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। तो श्वसनिकाएं कहते, वही हमने लिखा, जिन्हें लिखा है, क्या लिखा हमने, यही श्वसनिकाएं फेफड़ों में कई और शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, यानी अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं, जो आगे कूपिकाओं से जुड़ी होती हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये हरे रंग की जो संरचनाएं हैं, गुच्छे रूपी अंगूर के गुच्छों के समान, इन्हीं को हम कहते हैं कूपिकाएं। और इन्हीं कूपिकाओं में आगे चलकर वायु भरती है, यानी जो हम सांस लेते हैं वायु कहाँ भरती है, तो हम कहेंगे कूपिकाओं में। ये किससे जुड़ी होती, कूपिकाओं में। इस प्रकार आपकी श्वास नली की संपूर्ण संरचना हो जाती है। बात आती है कि बनी कैसी होती हैं, तो आप देखेंगे श्वसन नली जो होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, सी आकार के छल्ले की होती। किस आकार की होती, सी आकार की, क्योंकि इसमें बीच में क्या होते हैं, कटे होते हैं, यानी हाइलिश टाइप की ये संरचना होती है। छल्ले नुमा बीच में कटे हुए उपास्थि की बनी संरचना है। तो यानी एक बात याद रखेंगे, सी आकार की संरचना, दूसरा याद रखेंगे उपास्थि की बनी होती। उपास्थि जो होती है वो लचीली होती है, उपास्थि मतलब कार्टिलेज। अब जैसे नाक का अगला सिरा क्या है, उपास्थि का बना है, कान काहे के बने हैं, उपास्थि के, क्योंकि ये लचीले हैं, इलास्टिक हैं, मतलब इसमें लचीलापन होता है रबड़ की तरह। तो पाइप जब हमारी वायु अंदर प्रवेश करती है तब तो आराम से जाती, मान लिया कभी वायु ज़्यादा हो जाए तो ये फटने ना पाए, मान लिया वायु नहीं है तो ऐसे नहीं पिचक जाए, तो पिचकने से रोकती है, और अगर वायु अधिक हो गई तो ये फैल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, रबड़ की तरह इलास्टिक प्रदान करती कौन, उपास्थि। तो आप बच्चों ये ध्यान रखना कि एक तो सी आकार की संरचना मान लिया ज़्यादा हो जाए
तो अगर सी आकार की संरचना का मतलब है जैसे बीच में कटी हुई है, तो अगर फैल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आप लोग कड़े पहनते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं, अगर पूरा राउंड कड़ा हो उसे निकालने में दिक्कत होगी, लेकिन एक जगह से कटा हो तो उसे फैलाकर हम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार ये बीच से क्या होती है, कटी होती है, तभी तो हमने इसका नाम दिया क्या, ऐसी होती सी आकार की। अब सी आकार से क्या होगा, इसे अगर फैलाना चाहे तो बड़ी आसानी से फैल भी जाएगी, मतलब आकार को बढ़ाती है। छल्ले नुमा बीच में कटे हुए उपास की बनी होती है, जो श्वसनी को लचीला बनाती है। हमने क्या बताया, लचीला बनाती है, जिससे वायु की अनुपस्थिति में भी क्या होगा, श्वसन नली पिचक ना सके, यानी पिचकने से रोकती है कि नली जो विंड पाइप है या ट्रैकिया है वो आपकी पिचक ना जाए, इसमें आपकी मदद करती है। तो हम फिर से बताते हैं कि श्वास नली जो होती है, आप देखिए श्वास नली क्या होती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, व्यास की होती है, और ये सी आकार के छल्लों की बनी होती है। और साथ में इसमें क्या होता है, जब ये पाइप जो होती है आगे चलकर गर्दन के कंठ से लेकर गर्दन तक फैली होती है, जब नीचे जाती है गर्दन के तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, जिनको हम कहते हैं श्वसनी। और यही श्वसनी जो होती हैं कई सारी शाखाओं, अनेक शाखाओं में फेफड़े में जाकर बढ़ जाती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं जुड़ी होती कूपिकाओं से, कूपिकाओं में ही वायु भरती है। तो ये पूरी श्वास नली हो गई। और किस प्रकार ये मतलब उपास की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, ताकि इसमें इलास्टिकपन आ जाए, मतलब थोड़ा लचीलापन आ जाए। लचीलापन आने से क्या होगा, ये आकार को बढ़ा सकती है। अगर वायु अनुपस्थित हो तो ये पिचके ना, पिचकने से रोकने में मदद करती है। यही सी आकार की संरचना और उपास थी। तो यहाँ पर आपने प्यारे बच्चों, एक तो आपने नोज को समझ लिया, फिर हमने नासामार्ग को बता दिया, फिर हमने ग्रसनी को बताया और विंड पाइप को। अब आपका जो हमने बताया था, हमारे शरीर का जो श्वसन का प्रमुख अंग है, फेफड़े, फुफ्फुस, लंग, उसको समझ लेते हैं। और इतना आप समझ जाएंगे तो पूरा आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। हम बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं, इसलिए आप समझते रहिए धैर्यपूर्वक, बस पैसेंस बनाकर आपको देखना होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ पर बेल आइकन दबाना मत भूलना। आइए चलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था जो श्वसन, उस श्वसन में मैंने आपको श्वसन के जो अंग बता रहे थे, उन अंगों में अब मैं लेकर चलूँगा जो श्वसन का प्रमुख अंग है, यानी मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है श्वसन तंत्र का, वो होते हैं फेफड़े, लंग्स होते हैं। फेफड़े, लंग्स यानी फुफ्फुस। उस फुफ्फुस की संरचना को हमें समझना है। तो हमारे जो शरीर होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उस श्वसन तंत्र में मुख्यतः जो फेफड़े होते हैं वो 2 होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और जो ये पिंड में बटे होते हैं, फेफड़े जो हैं दायां 3 पिंडों में बटा होता, जबकि बायां वाला 2 पिंडों में बटा होता। 2 पिंड में बटने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हृदय भी बाएं अंग में उपस्थित होता है, जिसके कारण बायां फेफड़ा दाएं से कुछ छोटा भी होता है, 2 पिंडों का बना होता है। अब इसके बाहर की ओर एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसावरण, और दोहरावरण होता है, उसके बीच में एक लिक्विड यानी द्रव्य भरा रहता है जिसे कहते हैं फुफ्फुस आवरणी द्रव्य। और ये क्या करता है, बाह्य आघातों से रक्षा करता है। तो आइए चलते हैं, हम पूरी संरचना को फेफड़े की समझ लेते हैं। कैसे? चौथा अंग है फेफड़े यानी फुफ्फुस यानी लंग्स। तो फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। ये संख्या में 2 गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, संरचना होती है। और ये स्थित कहाँ होते हैं, वक्ष गुहा में, यानी ये जो आगे वाला ऊपर ये भाग होता है इसी को वक्ष गुहा कहते हैं। और इसी वक्ष गुहा के अंदर ये उपस्थित होते हैं। वक्ष गुहा में पसलियों के बने अस्थिपंजर के अंदर स्थित होते हैं। तो यानी जो आपका ये श्वसन तंत्र है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की पसलियां होती हैं, और इसी पसलियों के अंदर ये फेफड़े बंद रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी स्टर्नम यानी मेरुरज्जु होती है, उस मेरुरज्जु जो मेरुदंड होती है, उस मेरुदंड में क्या होती, पसलियां जुड़ी होती, इन्हीं पसलियों के अंदर ये बंद रहते हैं दोनों फेफड़े। तो ये देखो लोग अस्थिपंजर के अंदर स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के बाहर दोहरी झिल्ली की बनी एक संरचना होती है, यानी जो फेफड़ा है इस दोहरी झिल्ली की बना आवरण होता, मतलब इस तरह ये दोहरा आवरण होता है। फेफड़े के बाहर कैसा होता है, दोहरा आवरण, ये इस टाइप का आवरण होता है।
यानी दोहरी झिल्ली का बना हुआ आवरण होता है और इसी को हम कहते हैं फुफ्फुसा आवरण। यानी ये जो बाहर का आवरण है इसी को हम कहेंगे फुफ्फुस आवरण। क्या कहेंगे? फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण। और ये फुफ्फुस आवरण कैसा होता है? दोहरी झिल्ली का होता है। दोहरी झिल्ली का होता है, बाहर दोहरी झिल्ली की बनी एक संरचना होती है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। अब ये जो दोहरा आवरण है इसी में क्या भरा होता है प्यारे बच्चों? इसी में भरा होता है एक द्रव्य। अब देखो आपको हमने ये बताया फेफड़े, फेफड़े में क्या हो गई? मान लिया ये दोहरी झिल्ली है, एक झिल्ली ये हो गई, एक झिल्ली ये हो गई, दो झिल्ली हो गई। इस झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस आवरणी द्रव्य कहते हैं। तो यानी फुफ्फुस आवरण होता है तथा इसी फुफ्फुस आवरण में एक तरल भरा रहता है जिसे फुफ्फुसावर्णी द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा फुफ्फुसावर्णी द्रव्य और ये हमने लिखा फुफ्फुस आवरण। यानी फुफ्फुस आवरण मतलब दोहरी झिल्ली का, इसके मध्य में द्रव्य जो भरा उसे क्या कहेंगे? फुफ्फुस आवरणी द्रव्य। अब ये दोनों का काम क्या है? ये बाहर की ओर है, यानी जो फेफड़ा अंदर बंद है उस फेफड़े की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। अच्छा, ये जो फेफड़ा होता है कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस कैविटी या हम कहेंगे फुफ्फुस गुहा। उस गुहा के अंदर पूरा बंद रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे? ये दोनों यानी फुफ्फुस आवरण और फुफ्फुस आवरणी द्रव्य ये दोनों क्या करेंगे? फेफड़ों को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, रक्षा करती हैं। फेफड़ों से, फेफड़े जो होते हैं जिस गुहा में स्थित होते हैं उसे हम फुफ्फुस गुहा कहते हैं, यानी लंग कैविटी कहते हैं। फिर कहेंगे दायां फेफड़ा 3 पिंडों का तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों का बना होता है, इसीलिए बायां फेफड़ा दाएं से कुछ छोटा होता। हमने बताया था ये जो दायां वाला है इस बाएं से कुछ बड़ा होता है और हम कह सकते हैं ये बायां वाला इस दाएं से छोटा होता है, मतलब बायां कुल मिलाकर छोटा होता है। ये 2 पिंडों का बना होता है, ये 3 पिंडों का बना होता है। इसमें खांच होती है, क्यों होती? क्योंकि यहाँ पर हृदय उपस्थित होता है, छोटा होता है। फेफड़े के अंदर श्वसनी तथा ये श्वसनी अनेक श्वसनिकाओं का जाल बनाती हैं। इस श्वसनिकाओं से गुच्छे नुमा कोशिकाएं लगी रहती हैं जिनमें वायु भरी रहती है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये फेफड़े हैं, फेफड़े के बाहर की ओर एक दोहरा आवरण होता है। दोहरा आवरण इस टाइप का होता है, मतलब दोहरी झिल्ली का बना होता है और इस दोहरी झिल्ली के अंदर फेफड़े जो हैं बंद रहते हैं, इसी को हम कहते हैं फुफ्फुस आवरण। और बीच में भरा होता है द्रव्य जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस आवरणी द्रव्य। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इस क्या करते हैं? रक्षा करते हैं और एक गुहा बन जाती है इसी फुफ्फुस आवरण की जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस गुहा या कह सकते हैं लंग कैविटी। तो इस प्रकार आपने प्यारे बच्चों देखा कि श्वसन क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र में कितने अंग भाग लेते हैं, उन सभी का हमने डिटेल से परिचय दे दिया है ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आप समझ में आ गया होगा। और अगर हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं, अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से एक पॉजिटिव या जैसे भी आपको समझ में आया है वो हमें एक कमेंट जरूर किया करो ताकि ये हमें एक ऊर्जा दे सके। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।